चलिए देखिए इधर ध्यान दीजिए, कौन सा चैप्टर अभी आप पढ़िएगा? हेलो, कौन सा चैप्टर पढ़िएगा? सोल्यूशन चैप्टर। देखिए सोल्यूशन चैप्टर के बारे में ये कितने नंबर में पूछेगा आपसे सोल्यूशन? मात्र 2 नंबर में पूछेगा, 2 नंबर में। ध्यान दीजिएगा, पहला पॉइंट देखिए क्या, गिव एन एग्जांपल। बता एग्जांपल को लिखिए, सोल्यूशन का एग्जांपल लिखिए ऑफ गैस इन द सॉलिड। ये एग्जांपल आपसे पूछ दिया कि गैस इन सॉलिड का कोई एग्जांपल बताइए, तो भाई साहब एग्जांपल आपको चार्ट बनाई उसमें से याद कर देना। बट ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक में पूछा गया तो इसको याद कर देना। बोलिए क्या लिखा हुआ? हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब ऑन प्लेटिनियम सरफेस। कैटलिस्ट बताए थे, निकेल, प्लेटिनियम और प्लेडियम। ये कैटलिस्ट है, प्लेटिनियम कैटलिस्ट के सरफेस के ऊपर में हाइड्रोजन गैस जाके जुड़ता है, एड करने का काम करता है। वही लिखे हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब ऑन द प्लेटिनियम सरफेस। एक एग्जांपल होता है किसका? गैस इन सॉलिड का ये एग्जांपल होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, किसका एग्जांपल होता है? गैस इन सॉलिड का। एक क्वेश्चन आप थोड़ा सा देख लेना। क्वेश्चन नंबर 2 है जो आप बार बार पढ़े, हर एक बच्चा पढ़ा होगा। क्या पढ़े हैं बोलिए? डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी में डिफरेंस क्या? हाउ इज मोलरिटी? ये मोलरिटी क्या होता है? ऑफ द सॉल्यूशन डिफरेंट फ्रॉम मोलरिटी। मोलरिटी और मोलरिटी में डिफरेंस क्या है? सभी बच्चा को याद ही होगा, याद है ना? तो बोलिए क्या लिखेगा मोलरिटी का डेफिनेशन? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, ओके, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंटिंग 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन का नाम क्या लिखोगे? मोलरिटी। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना नंबर ऑफ मोल हो दैट इज कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? मोलरिटी। बट इसमें क्या अंतर है? 1 kg सॉल्वेंट में नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंटिंग 1 kg ऑफ सॉल्वेंट दैट इज कॉल्ड, इसका नाम क्या दोगे? मोलरिटी। कभी भी मोलरिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, ध्यान रखिएगा। कैपिटल M मतलब मोलरिटी और स्मॉल m का मतलब मोलरिटी। ओके, मोलरिटी का फॉर्मूला आप सभी बच्चे पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? W/mW इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। W का नाम क्या था? गिवन मास। MW का नाम क्या था? मॉलिक्यूलर मास। VL का नाम क्या था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसका फॉर्मूला क्या था मोलरिटी का? W/mW इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ध्यान रखना, W मतलब गिवन मास, MW मतलब मॉलिक्यूलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ओके, चलिए आगे बढ़िए, आगे का टॉपिक बढ़िए। इसका यूनिट कोई बच्चा बताइए, यूनिट क्या होता है? बैठने दे बाबू। इसका यूनिट क्या होता है? मोलरिटी का यूनिट कोई बच्चा बताओगे? मोल पर लीटर। और मोलरिटी का यूनिट बताओगे? मोल पर kg। छोटा छोटा बोर्ड में आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। ये मोलरिटी टेम्परेचर क्या होता है? डिपेंडेंट होते हैं, जबकि मोलरिटी क्या होता है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ये ताप पर निर्भर नहीं करते। इतना आपको कमांड रहना चाहिए बोर्ड के लिए। ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ केवल बोर्ड के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, VVI टॉपिक। आपका सिलेबस खत्म हो चुका, सोल्यूशन चैप्टर पूरा डिटेल। तो जो अच्छे बच्चे होंगे पहले नोट पढ़ेगा बढ़िया ऐसे। जिसको जो मीडियम स्टूडेंट है तो केवल इस पर उसको कमांड कर ले, ऐसे ज्यादा पढ़ना ही नहीं है। इतना रट जाइए ना, बोर्ड के लिए यही काफी है, यही काफी है, इसके अलावा पढ़ना ही नहीं है। चलिए बोलिए आप क्या पढ़िएगा? एक्सप्लेन मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का डिफिनीशन आप लोग पढ़े हैं ना? तो लिखेंगे यहाँ देखिए, रेशियो मोल ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। मोल ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट में जब डिवाइड करेंगे टोटल मोल से तो उसका नाम क्या देंगे? मोल फ्रैक्शन। बाबू मोल फ्रैक्शन को क्या चीज से डिनोट करेंगे? एक्स से। एक्स को क्या बोलते हैं? कार। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या लिखिएगा? मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल। इट इज, ये क्या होता है? यूनिट। मोल फ्रैक्शन का कोई भी यूनिट नहीं होता। इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, यह ताप पे भी निर्भर नहीं करेगा। आपका मोल फ्रैक्शन क्या हो गया? कंप्लीट। ये सभी बात आप पढ़ चुके हैं, एक बार रिवाइज करके रिपीट करके आगे बढ़ जाइए। ठीक, आगे बढ़िए। उसके बाद आप क्या पढ़िएगा? व्हाट इज सॉल्युबिलिटी फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। मेरे प्यारे दोस्त, सॉल्युबिलिटी क्या होता है? वो किन किन बात पे डिपेंड करता है? बिहार बोर्ड या CBSE बोर्ड में 2 नंबर में पूछेगा। तो सॉल्युबिलिटी का परिभाषा क्या लिखोगे? उसका नाम क्या दीजिएगा? सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी किन बातों पे डिपेंड करता है? सॉल्युबिलिटी डिपेंड अपॉन फ्लोइंग फैक्टर, 3 फैक्टर पे निर्भर करता है। सबका पहला का नाम बोलेगा रे लड़का, नेचर ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूट। दूसरा किस पर निर्भर करेगा? तीसरा किस पर? प्रेशर। बट पूछेगा तीनों फैक्टर में से मेन इंपोर्टेंट फैक्टर कौन है? तो ध्यान रखिएगा, प्रेशर मेन इंपोर्टेंट फैक्टर है। प्रेशर को स्टार बना देंगे। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि भाई ये तीनों फैक्टर में से मेन फैक्टर कौन है? तो प्रेशर इज द मेन इंपोर्टेंट फैक्टर फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। ओके, आगे बढ़िए। आप क्या पढ़िएगा? व्हाट इज हेनरी लॉ। पढ़ चुके सभी बच्चे। अगर नहीं कमांड होगा तो घर पे जाके अभ्यास कीजिए। हेनरी लॉ क्या है? क्या क्वेश्चन का था? व्हाट इज हेनरी लॉ? राइट लिमिटेशन एंड और क्या एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ।
हेनरी लॉ क्या होता है, ये आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा। हम आपको परिभाषा बता भी चुके हैं, तुम खूब हंसो, एक तबराक लगेगा। हेनरी लॉ क्या होता है तो ध्यान दीजिए, सोलिबिलिटी ऑफ गैस, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड सरफेस, दैट इज कॉल्ड हेनरी लॉ। एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ, आप चेक कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। क्या लिखा है बोलिए, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड सरफेस, दैट इज कॉल्ड हेनरी लॉ। मेरे प्यारे दोस्त, हेनरी लॉ के बारे में पढ़े थे ना, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस अबव लिक्विड सरफेस। तो हम एक लाइन में लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, आ जाओ जल्दी, मोल फ्रैक्शन या पार्शियल, इधर ध्यान दीजिएगा, सोलिबिलिटी ऑफ गैस कोई बोलते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। मेरे प्यारे दोस्त, उसको उल्टा लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोलिबिलिटी ऑफ गैस। वो आप बेंच पर इस पर बैठ जाओ, दोनों हाथ उठ के उस पर बैठिए, आप यहाँ बैठ जाओ, जिन बच्चा बच्ची को दिक्कत आ गया, ये लड़की को दिक्कत है, इस पर बैठ जाइए। चलिए अभी क्या पर है, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। इसे उल्टा कर दो, क्या लिखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोलिबिलिटी ऑफ गैस। भाई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को बताऊं ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बराबर KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस या सोलिबिलिटी ऑफ गैस। भाई पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस का पूरा नाम क्या लिखोगे, पार्शियल P गैस का मतलब होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, KH का नाम आप पढ़े, क्या पढ़े हो, हेनरी कांस्टेंट, और KX का मतलब क्या होता है, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। X गैस का मतलब क्या होता है, सोलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। इन तीन सभी को एक साथ मिलाकर नाम क्या दोगे, हेनरी इक्वेशन। हेनरी का इक्वेशन क्या ऑब्जेक्टिव पूछेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बराबर KH हेनरी कांस्टेंट इनटू सोलिबिलिटी ऑफ गैस। ओके, आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, बताइए हेनरी कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, यूनिट याद रखिएगा, हेनरी कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, चाहे एटीएम होता, चाहे बार होता, चाहे एनएम मरकरी होता, कुछ भी ऑब्जेक्टिव पूछेगा आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपसे क्या पूछेगा, उसका लिमिटेशन, हेनरी का लिमिटेशन क्या होता है। मेरे प्यारे दोस्त, पहला लिमिटेशन बोलिए, गैस शुड नॉट रिएक्ट विद सॉल्यूशन। आपको बोले थे लाइक मतलब गैसें में कौन सा गैस, CO2 गैस, अमोनिया गैस, HCl। गैस शुड नॉट रिएक्ट विद सॉल्यूशन, गैस कभी भी इनके साथ अभिक्रिया नहीं करेगा। दूसरा बोले थे, याद है, प्रेशर शुड बी लो एंड टेम्परेचर शुड बी हाई। लिमिटेशन है, शर्त है, इसको पूर्ण रूप से कमांड कर लेना। तीसरा पॉइंट क्या पढ़ोगे, हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर विल बी सोलिबिलिटी। KH का मान ज्यादा रहेगा तो उतना कम सोल्यूबल होगा, लेस विल बी सोलिबिलिटी। हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर विल बी सोलिबिलिटी। बाला के गौर बोल लेते हैं, KH इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। KH तभी बढ़ेगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा। किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत आगे बढ़ी। अब सर एप्लीकेशन क्या होता है, बोले थे हम आपको एप्लीकेशन के बारे में, याद है, पहला एप्लीकेशन बिवरेज में यूज करते हैं, मृदु पेय पदार्थ बनाने में, ठंडा पेप्सी कोको कोला एक्सेट्रा बनाने में यूज करते हैं। दूसरा बोले थे इन माउंटेन क्लाइंबिंग टू अवॉइड एनोक्सिया, जब पहाड़ के चोटी पर चढ़ते तो सिर में चक्कर आने लगता है, उसको बोलते हैं एनोक्सिया, याद रखना। तीसरा बोले थे एप्लीकेशन इन ऑक्सीजन सिलेंडर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन डिक्रीज एंड हीलियम एडेड इन स्क्यूबा ड्राइविंग। स्क्यूबा डाइविंग के गोताखोर के सिलेंडर में क्या करते हैं, नाइट्रोजन के अमाउंट को घटा देते हैं, हीलियम के अमाउंट को जोड़ देते हैं। वही लिखे है, इन ऑक्सीजन सिलेंडर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन डिक्रीज एंड हीलियम एडेड इन स्क्यूबा डाइविंग। स्क्यूबा डाइविंग मतलब गोताखोर के सिलेंडर में। आगे बढ़िए, ये टॉपिक आप पढ़ लीजिए है, सभी बात को उसमें टाइम नहीं दीजिए, जल्दी जल्दी निपटाइए। क्या लिखिएगा, व्हाट इज वेपर प्रेशर विच डिपेंड अपॉन फ्लोइंग फैक्टर। भाई साहब, वेपर प्रेशर क्या है, वह किन किन बात पे डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर का डिफिनीशन क्या है, पढ़िए, एट इक्विलिब्रियम प्रेशर ऑफ वेपर अबव लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड, क्या बोलोगे, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन फ्लोइंग फैक्टर पे। पहला फैक्टर क्या बोलिए सभी बच्चे, इट डज नॉट डिपेंड शेप एंड साइज ऑफ कंटेनर, शेप और साइज के कंटेनर पे निर्भर नहीं करेगा। दूसरा क्या कहोगे, इट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सब्सटेंस, और सब्सटेंस के नेचर पे निर्भर करेगा कौन, वेपर प्रेशर। ये सभी बात प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बार बार रिपीट है, इस टॉपिक को कमांड कीजिएगा। आगे बढ़िए, आएगा कौन सा, राउल्ट्स लॉ, स्टेट राउल्ट्स लॉ। ऐसे नहीं लिखेगा राउल्ट्स लॉ, कभी कभी पूछे तो व्हाट इज राउल्ट्स लॉ, उसके साथ और कुछ जोड़ देता है, कहेगा व्हाट इज राउल्ट्स लॉ, हाउ इज इट यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट।
रॉल्स लॉ क्या होता है, हम कैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास को डिटरमाइन करेंगे, ज्ञात करेंगे, एक्सप्लेन करें 2 नंबर में या कभी कभी 5 नंबर में रहता है। तो पहले आप रॉल्स लॉ का डेफिनेशन लिखिए। याद है आप रॉल्स लॉ के बारे में क्या पढ़े थे? पढ़े भी है, क्या पढ़े? इन सॉल्यूशन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? रॉल्स लॉ। भाई सॉल्यूशन में पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट का, तो नाम क्या देंगे हम? रॉल्स लॉ। मेरे प्यारे दोस्त हम कर सकते हैं पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। लिख सकते हैं पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए, पी ए बराबर लिखेंगे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा पी नोट ए इनटू काई ए। पी ए का नाम क्या होगा? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। पी ए का नाम क्या होगा? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। पी नोट ए का नाम क्या होगा? वेपर। यहाँ पे ध्यान दीजिए, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। पी नोट ए का नाम क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। काये का नाम क्या होगा? ये काये का नाम है, काये का नाम क्या होगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब फॉर्मूला याद रखना, पी ए बराबर पी नोट ए इनटू काये। ये किसका लॉ है? ये रॉल्स लॉ का फॉर्मूला। हाँ आगे बढ़िए। अब वी नो डैट आप जानते हैं, पढ़े थे ना, टोटल मोल फ्रैक्शन का सम कितने का बराबर 1, लिखते काई ए प्लस काई बी बराबर 1। ए को मान लिए हम, ए को मान लिए क्या चीज? सॉल्वेंट। बी को मान लिए क्या चीज? सॉल्यूट। तो काई ए प्लस काई बी बराबर 1, काई बराबर 1 माइनस काई बी। ये काई का मान उठा के जो रॉल्स लॉ फॉर्मूला पढ़े थे, पी ए बराबर पी नोट ए इनटू काई के जगह उसको रख दो। भाई साहब मैंने रख दिया 1 इनटू काई बी, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आगे बढ़िए। जब ये हम मल्टीप्लाई किए तो ऐसे निकला क्या? पी ए बराबर पी नोट ए, मल्टीप्लाई करने पर माइनस पी नोट ए इनटू काई बी, इसको गुना कर दिया। समझ में है ना? इसको गुना करेंगे पी नोट ए प्लस माइनस माइनस होगा, पी नोट ए इनटू काई बी, आगे का स्टेप ये होगा। पी ए बराबर पी नोट ए माइनस पी नोट ए इनटू काई बी, इसको इधर ले आइए प्लस हो जाएगा, इसको इधर लेकर चले जाए तो माइनस हो जाएगा। सभी बच्चे तीर्थन आ रहा है, खाली बायोलॉजी वाला का ध्यान देना। ओके, आपको फॉर्मूला क्या देगा? काई बी बराबर, सर ये काई बी बराबर आपको फॉर्मूला आ गया, बोलिए पी नोट ए माइनस पी ए बट्टा में पी नोट ए, ये हो गया रॉल्स लॉ का फॉर्मूला। याद रहेगा मेरे प्यारे दोस्त? फिर पी नोट ए माइनस पी ए का नाम क्या देते याद है? लोबरिंग इन वेपर प्रेशर, लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहाँ पे पी नोट ए माइनस पी ए बट्टा पी नोट ए का नाम क्या दिए थे? रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोबरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता किसके? काई बी के बराबर होता। किसके बराबर? काई बी। काई बी बराबर फॉर्मूला बोले थे, अगर कहेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी ज्ञात करें तो मोल ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल मोल, मोल ऑफ ए प्लस मोल ऑफ बी। ओके, अब आपसे पूछेगा टोटल प्रेशर का फॉर्मूला। भाई साहब टोटल प्रेशर क्या था? पी ए प्लस पी बी। रॉल्स लॉ को तोड़ दो, रॉल्स लॉ का अनुसार अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ पी ए को ब्रेक कर दीजिए, क्या टूटेगा? पी नोट ए इनटू काई ए। पी बी को ब्रेक कर दीजिए, पी नोट बी इनटू काई बी, तो टोटल प्रेशर आपका निकल गया। ये सब बात सभी बात आप पढ़ लिया है, नहीं पढ़े तो आप पीडीएफ ले लीजिए, इसको कंप्लीट करके एक एक 2 नंबरिया को कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़िए। अब आ जाएगा आपका बहुत ही मजेदार टॉपिक। इस टॉपिक का नाम बोलिए, व्हाट इज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन में अंतर लिखे, कंप्लीट कर लोगे? चलिए बोलिए, आइडियल का पहला पॉइंट क्या लिखोगे? दिस सॉल्यूशन व्हिच ओबे रॉल्स लॉ दैट इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। दिस सॉल्यूशन व्हिच डज नॉट ओबे रॉल्स लॉ दैट इज कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जो ओबे करेगा तो आइडियल, नहीं करेगा तो नॉन आइडियल। दूसरा, AA इंटरेक्शन BB इंटरेक्शन आर इक्वल टू AB इंटरेक्शन। इसमें AA BB का इंटरेक्शन AB के बराबर होगा। इसमें इसी का उल्टा A इंटरेक्शन BB इंटरेक्शन आर नॉट इक्वल टू AB इंटरेक्शन। ओके, इसका एग्जांपल याद कर जाइएगा। पहला एग्जांपल होता है एनहेक्सेन एंड टॉलिन। एनहेक्सेन एंड टॉलिन यानी नॉर्मल हेक्सेन और टॉलिन पहला एग्जांपल। दूसरा होता है इथेनॉल एंड मिथेनॉल, इथेनॉल एंड मिथेनॉल। और दूसरा होता कौन चीज? ब्रोमोइथेन, ब्रोमो ब्रोमोइथेन, ब्रोमोइथेन, ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन। थर्ड एग्जांपल पहला होता है एनहेक्सेन एंड टॉलिन, दूसरा इथेनॉल एंड मिथेनॉल, और तीसरा आता है ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन। ये ध्यान रखिएगा। ओके, इसका एग्जांपल हम आप पढ़े थे ROH प्लस ROR, अल्कोहल प्लस इथर, RSH प्लस ROR, और तीसरा पढ़े थे C2H5OH प्लस वाटर। और एक और एग्जांपल पढ़े थे क्या? क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म CaCl3 प्लस एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH3। एनसीईआरटी में डायग्राम भी आपको सिखाए थे। ठीक, आगे बढ़िए। आइडियल नॉन आइडियल टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, आगे बढ़िए। अब पढ़ेगा क्या चीज? व्हाट इज एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप्स क्या है?
राइट टाइप ऑफ एजियोट्रॉप्स विद एग्जांपल। एजियोट्रॉप्स क्या, उनके उदाहरण, उनके प्रकार के उदाहरण के साथ व्याख्या करें। ठीक, तो क्या लिखिएगा, इन दिस मिक्सचर मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इज लिक्विड फेज एंड वेपर फेज बोथ रिमेन सेम, दैट इज कॉल्ड, इसका नाम क्या बोलोगे, एजियोट्रॉप्स। पर लिक्विड फेज और वेपर फेज दोनों में मोल फ्रैक्शन सेम हो तो नाम क्या बोलोगे, एजियोट्रॉप्स। काई बराबर क्या लिखो, काई डैश। काई का नाम क्या होगा, सभी बच्चे पढ़े हैं, मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज। काई डैश बराबर क्या होता है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। हम लिखेंगे वॉली कौन शो करता है, नॉन आइडियल सोल्यूशन, वॉली नॉन आइडियल सोल्यूशन शो करेगा किसको, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को। टाइप ऑफ एजियोट्रॉप्स, दो प्रकार के एजियोट्रॉप्स आपको पढ़ाए थे, याद है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग का एग्जांपल बोल दिए थे इथेनॉल प्लस वाटर। इथेनॉल का परसेंटेज भी बोले थे, सब बच्चा को याद भी होगा, 95.5% इथेनॉल प्लस 4.5% वाटर। इसका एग्जांपल क्या बताया था, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स का HNO3 प्लस वाटर। HNO3 का कितना परसेंटेज है, 68%, वाटर का कितना है, 32%। आगे बढ़िए। उसके बाद हम आपको क्या बताए थे, नया टॉपिक, स्टेट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन। यानी व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, क्या कहता है, स्टेट लिखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। राइट डज द डिफरेंट टाइप ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कितने प्रकार के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है, ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा, सब्जेक्टिव भी पूछेगा। तो पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता क्या, आप लोग पढ़े भी है, याद है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का डिफिनीशन, दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। या प्रॉपर्टीज होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन का, व्हिच डिपेंड, जो निर्भर करता है, डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के नंबर पे निर्भर करेगा, संख्या पे निर्भर करेगा। जैसे मोल की संख्या हो गया, मॉलिक्यूल की संख्या होगा, आयन की संख्या होगा, मोल फ्रैक्शन की संख्या पर निर्भर करेगा। एंड डज नॉट डिपेंड, वह निर्भर नहीं करता, डज नॉट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के नेचर पे निर्भर नहीं करता, तो इसी का नाम क्या देंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो बोले क्या डिफिनेशन लिखिएगा, दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड नंबर ऑफ सॉल्यूट। जैसे एग्जांपल में मोल का सॉल्यूट हो गया, मॉलिक्यूल का सॉल्यूट हो गया, आयन का सॉल्यूट हो गया, मोल फ्रैक्शन का सॉल्यूट हो गया, बट डज नॉट डिपेंड, वह निर्भर नहीं करता नेचर ऑफ सॉल्यूट, उसी का नाम क्या देंगे हम, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बताइए आप लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितना पढ़े थे एनसीईआरटी में, 4 गो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े थे, याद है। सबसे पहला का नाम क्या बच्चों था, रिलेटिव बॉइलिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा का नाम क्या था, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा का नाम क्या था, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा का नाम क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ध्यान रखिएगा कि दुनिया में कितने प्रकार के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, दुनिया में 4 प्रकार के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, याद रहेगा। आगे बढ़िए। What do you mean by elevation of boiling point? इसके बारे में आप डिटेल पढ़े हैं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। एक बार रिकॉल कर लीजिए, मेमोरी में आ जाएगा, घर पे जाके कमेंट कर लेना। एक 2 दिन का नहीं, ज़्यादा केमिस्ट्री पढ़ लो, उसके बाद कहीं कम पढ़ लेना, जब तक आप रिवाइज चल जाएगा। 4-5 दिन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वीडियो टॉपिक कर लो, उसके बाद थोड़ा सा कम कर देना, तो दूसरा सब्जेक्ट बढ़ा देना। ठीक, मैनेज करना सीखिए। व्हाट डू यू मीन बाय किसका, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को एक्सप्लेन करें, यही क्वेश्चन पूछेगा आपसे। तो सबसे पहले आप बॉइलिंग पॉइंट का परिभाषा लिखना पड़ेगा। बोलिए क्या लिखेंगे, आप पढ़े हुए भी हैं। इट इज टेम्परेचर एट व्हिच, यह टेम्परेचर होता है एट व्हिच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज कॉल्ड, उसका नाम क्या लिखोगे, बॉइलिंग पॉइंट। भाई यह टेम्परेचर होता है जिसमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम इक्वल हो जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में, उसको हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में क्या लिखेंगे, डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नोट। चलिए इसके ग्राफ से पता करते हैं, एनसीईआरटी में आपको ग्राफ दिया होगा, जब एनसीईआरटी का ग्राफ निकलेगा तो आपको एनसीईआरटी के ग्राफ में ये मिला दिया होगा। देखिए एनसीईआरटी के ग्राफ भी बताएंगे। देखिए पहला पॉइंट, किसके बीच में ग्राफ, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ। हम बोले थे ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। बॉइलिंग, ये किसका ग्राफ होगा, सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट का जो टेम्परेचर होगा टीवी नोट। ये ग्राफ किसका होगा, सॉल्यूशन का। 100% एनसीईआरटी के ग्राफ पर कमेंट करेंगे। ये ग्राफ किसका होगा, सॉल्यूशन का। और सॉल्यूशन का जो पॉइंट होगा उसको क्या बोलते हैं, टीबी। दोनों के बीच में अंतर क्या था बाबू, डेल्टा टीबी। तब आप इसके पीछे पड़े थे, टीबी बराबर डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नोट पढ़े थे ना। चलिए आगे बढ़िए, हम फॉर्मूला का डेरिवेशन करेंगे। डेल्टा टीवी द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। एम मतलब मोलालिटी। मोलालिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मेरे प्यारे दोस्त, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो नया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, क्या, केबी। डेल्टा टीवी बराबर क्या लिखोगे, केबी इनटू एम। चलिए यहाँ पे केबी का नाम क्या दोगे, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या दूसरा नाम क्या लिखोगे, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्या लिखोगे, इब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। आपसे यूनिट पूछेगा, केबी का यूनिट क्या होगा, तो केल्विन केजी पर मोल।
बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड कोई भी ऑब्जेक्टिव कुछ भी पूछ सकता है, आपको सभी बात को देख लेना, ठीक। बोले यूनिट क्या होगा, केल्विन केजी पर मोल। केबी फॉर वाटर के लिए फिक्स होता है बच्चों, कितना होता है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। सभी के लिए अलग अलग होता है, वाटर के लिए अलग होता है, अल्कोहल के लिए अलग होता है, सभी पार्ट के लिए। क्वेश्चन पूछेगा तो आपको क्वेश्चन में केबी का मान दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो वाटर जिक्र करेगा तो वाटर के लिए याद रखेंगे 0.52 केल्विन केजी पर मोल। आगे बढ़िए, अब क्या पढ़िएगा उसी का भैया, ये कौन सा, व्हाट डू यू मीन बाय डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। मेरे प्यारे दोस्त, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। लो, क्या था डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। पहले फ्रीजिंग पॉइंट का आप डिफिनेशन डालेगा, क्या लिखिएगा, इट इज टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर बिकम हो जाते हैं इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड स्टेट। लिक्विड स्टेट का वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, हम आपको बताए थे डेल्टा टीएफ बराबर टीएफ नोट माइनस टीएफ, सभी बात आप पढ़ चुके हैं। उसके बाद आप एनसीईआरटी के ग्राफ, केवल ग्राफ फोकस कीजिएगा एनसीईआरटी, बाहरी बात पे हम चर्चा नहीं करेंगे। ग्राफ आ गया ये एनसीईआरटी का ग्राफ, बाहरी बात पे कोई चर्चा नहीं करेंगे। चलिए बोले किसके बीच में ग्राफ, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर। टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है, ये वेपर प्रेशर हो गया, ठीक। उसके ग्राफ में पहले किसका लेंगे, सॉल्वेंट का, ये लिक्विड सॉल्वेंट हो गया। कैसा सॉल्वेंट हो गया, तो यहाँ पे दिया हुआ लिक्विड सॉल्वेंट हो गया, ध्यान दीजिएगा। यहाँ कौन सा सॉल्वेंट दिया हुआ, ये लिक्विड सॉल्वेंट दिया हुआ। लिक्विड सॉल्वेंट का ग्राफ, लिक्विड सॉल्वेंट का जो टेम्परेचर का उसको बोलते हैं टी एफ, क्या बोलते हैं, लिक्विड सॉल्वेंट का था ना, लिक्विड सॉल्वेंट के ग्राफ को क्या बोलते हैं, टी नोट एफ, ठीक ना। और ये सोल्यूशन हो गया बाबू, ये सोल्यूशन का ग्राफ हो गया। सोल्यूशन के ग्राफ का जो टेम्परेचर दिया हुआ क्या दिया, टी एफ दिया हुआ, हाँ। दोनों के बीच में चेंज क्या दिया हुआ, डेल्टा टी एफ, याद रहेगा, डेल्टा टी एफ। तो देखा अभी आप ऊपर में पढ़े थे, डेल्टा टी एफ बराबर, देखिए यहाँ पे टी एफ नोट माइनस टी एफ। यहाँ क्यों टी एफ नोट किया गया पता है, मान लीजिए सॉल्वेंट का टेम्परेचर टी एफ नोट है, उससे टेम्परेचर घटेगा तब जाके वह फ्रीज करेगा। तो बड़ा कौन हो गया, यहाँ पे टी एफ नोट बड़ा होगा, टी एफ छोटा होगा, चेंज निकालेंगे तो बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, टी एफ नोट में से टी एफ को माइनस करेंगे, ठीक। चलिए आगे बढ़िए, अब वही फॉर्मूला का डेरिवेशन करेंगे। टी एफ डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, एम इज द मोलैलिटी। मेरे प्यारे दो, डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। हम लिखेंगे डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इनटू एम, ये आपका फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला ध्यान दीजिएगा सर, यहाँ पे टी एफ को के एफ को क्या बोलते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या उसी का दूसरा नाम क्या होता है, क्रायो, क्या नाम था, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से हम जानते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा के एफ का यूनिट बताइए, केल्विन केजी पर मोल होता है। भाई पूछेगा के एफ वाटर के लिए कितना होता है, 1.86 केल्विन केजी पर मोल होते हैं। ओके, आगे बढ़िए। अब आपसे पूछेगा क्या, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। मेरे प्यारे दोस्त, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में अंतर क्या है, आप सभी बात को पढ़ लिए, एक बार रिकॉल कर लीजिएगा कि इतना वीवीआई टॉपिक है, वीवीआई टॉपिक को अलग से लिख के बार बार रिपीट करना, बोर्ड के लिए, कंपटीशन के लिए कोई इंपोर्टेंट नहीं है, ये केवल बोर्ड के लिए है। बोर्ड के इसके अलावा कुछ पढ़ना ही नहीं है। आपको भी एक आइडिया पता चल गया होगा, इतना पढ़ने के बाद आप कोई भी मॉडल सेट, कोई भी किताब पढ़ोगे, वीवीआई टॉपिक को इसी में से आएगा। उधर उधर का दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल इसको उठा के घोर के पी जाना, पूरा का पूरा नंबर आएगा। ललित सर का दावा है, ठीक। पहला पॉइंट भाई साहब, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में अंतर क्या है, आप पढ़े। डिफ्यूजन का डिफिनेशन याद है, नेट मोमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। ये कहां से कहां जाएगा, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करेगा तो डिफ्यूजन। तो मेरे प्यारे दोस्त, ऑस्मोसिस के बारे में क्या बोलोगे, इट इज फिनोमेना इन विच सॉल्वेंट, ऑब्जेक्टिव पूछेगा ऑस्मोसिस में कौन सा मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है, ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मूवमेंट होता है। फ्रॉम कहां से कहां मूवमेंट होता है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन मूवमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एसपीएम का मतलब होता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन, तब उसी का नाम क्या लिखोगे, ऑस्मोसिस। इट इज फिनोमेना इन विच सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, का नाम क्या दोगे, ऑस्मोसिस। ये आपका हो गया डिफ्यूजन, ये आपका हो गया ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन हम कहां से कहां मूव करते हैं, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर, बट ऑस्मोसिस में कहां मूव करते हैं, लोअर से हायर कंसंट्रेशन की ओर विद द हेल्प ऑफ किसके हेल्प से, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के हेल्प से, तो नाम क्या दोगे,
क्या नाम दोगे? ऑस्मोसिस। ओके, उसी का भैयारी एक आएगा, कौन सा? ऑस्मोटिक प्रेशर। एक्सप्लेन कीजिए ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या? डिफिनेशन लिखेंगे, इफ प्रेशर अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन टू जस्ट, मतलब तुरंत प्रिवेंट कर देगा, किसको रोकेगा? वो ऑस्मोसिस को रोकेगा। दैट प्रेशर विल बी इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। इट इज डिनोटेड बाय, क्या चीज से डिनोट करेंगे? पाई से। कभी भी आप डायग्राम को कमांड कीजिएगा, एनसीईआरटी का डायग्राम पे ही फोकस कीजिएगा। ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ ऑस्मोटिक प्रेशर का डायग्राम, ठीक है? ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया, ये एसपीएम हो गया। तो वे कहां से कहां मूव, कौन मॉलिक्यूल मूव करेगा? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल मूव करेगा लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की ओर। प्रेशर लगाएगा जब ये, तो तुरंत ऑस्मोसिस को रोक देगा। दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। जब ये प्रेशर लगाएगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर को रोक देगा। जब ये प्रेशर लगाएगा तो ऑस्मोसिस को रोक देगा। ऑस्मोसिस को रोक देगा। दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। आप ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला का डेरिवेशन कीजिएगा। यही फॉर्मूला आप पढ़े थे 10th में, ये सॉरी 11th में पढ़े थे, आइडियल गैस इक्वेशन पीवी बराबर एनआरटी पढ़े थे ना। पी मतलब प्रेशर, यहाँ प्रेशर पाई है ना, प्रेशर पाई, पाई भी बराबर एनआरटी। पाई बराबर हो जाएगा एन बट्टा भी। एन बट्टा भी कोई बोलते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी को कैपिटल एम लिखते हैं, बट इस टॉपिक में कैपिटल एम की जगह सी रखेंगे। तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा पाई बराबर सी आर टी। ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव पूछता है भाई कौन सा ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला सही होगा, तब पाई बराबर सी आर टी। याद रखिएगा, आगे बढ़िए। नहीं कहता हम याद रखेंगे, आप याद रखते रहिए। नहीं कहना तो लोग सुनता है कि हम बहुत याद रखेंगे, वो याद नहीं रखना, ई वाला याद रखना तो बढ़िया होगा। एन बट्टा भी का नाम क्या होता है बाबू? एन बट्टा भी का नाम होता है मोलैरिटी, जिसको क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं इस टॉपिक में? सी से। सी का भी मतलब मोलैरिटी और एन का भी मतलब मोलैरिटी। ठीक, बड़े लड़का मुस्कुरा रहा है, बाबू तोरो मिल तो ज्ञान मिलता और कति मिलता। इधर ध्यान दो, व्हाट इज द रिवर्स ऑस्मोसिस? में हम लोग आरओ का पानी पीते हैं, फिल्टर का पानी। रिवर्स ऑस्मोसिस ये केवल बोर्ड के लिए थ्योरी है, कोई कंपटीशन, कोई आईटी फाइटी मेडिकल मेडिकल नहीं, केवल बोर्ड। जिसको बोर्ड चाहिए अच्छा से एक बार इसको रिकॉल करके रिवाइज कर लेना, कभी भी टाइम घर पे बैठ के रिवाइज कर लो। ठीक, ओके आगे बढ़िए भाई। व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस? क्या लिखेगा? इफ प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी अप्लाइड प्रेशर, इफ अप्लाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, P is the greater than pi, P the applied pressure, pi the osmotic pressure हो, दिन तब क्या हो जाएगा? रिवर्स ऑस्मोसिस विल टेक प्लेस। पानी उल्टा की ओर बहना स्टार्ट कर देगा। ये हो गया रिवर्स ऑस्मोसिस का स्ट्रक्चर। ठीक, ये बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा देंगे, इसके हेल्प से फिल्ट्रेट करके पानी को हम यहाँ से निकालेंगे और मार्केट में सप्लाई करेंगे, अपनों भी पिएंगे, दूसरों को भी पिलाएंगे। ठीक, ओके आगे बढ़िए सर। कमांड ऑफ कम, ये फिगर कमांड कीजिएगा, केवल एनसीईआरटी का, बाहरी बात करना है। आगे बढ़िए, क्या लिखेगा? व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन? क्या होता है? ये प्रीवियस ईयर में बार बार पूछा गया। आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता क्या? हम आपको बताए थे, क्या बताए थे? ए सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 बराबर पाई 2 एट गिवन टेम्परेचर। लगाते हैं एट गिवन टेम्परेचर पे, या ऐसे भी लिख सकते हैं सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। या सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 बराबर पाई 2, दैट इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। वैसे हम आपको 3 को टर्म सिखाएंगे, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक। आपसे बिहार बोर्ड में केवल या सीबीएसई बोर्ड में केवल आपसे आइसोटोनिक बार बार पूछ रहा है, जो बार बार पूछ रहा है उस पर फोकस करेंगे। ठीक, पढ़ने के लिए था समुद्र सिलेबस है। उसके बाद आप क्या पढ़िएगा? व्हाट डू यू मीन बाय एबनॉर्मल मोलर मास? ये क्वेश्चन बैंक में पूछा गया 2022 या 23 का क्वेश्चन है कि एबनॉर्मल मोलर मास को डिफाइन करें। वन ऑफ फैक्टर टॉपिक में पढ़िएगा एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक, तो सुनिए क्या होता है एबनॉर्मल मोलर मास। क्या लिखेंगे? मोलर मास और वैल्यू हायर या लोअर। मोलर मास का वैल्यू हायर मतलब ज्यादा हो, लोअर मतलब कम हो, देन द नॉर्मल वैल्यू। नॉर्मल वैल्यू के रिस्पेक्ट में मोलर वैल्यू का मास चाहे तो ज्यादा होगा चाहे तो कम होगा। किसके रिस्पेक्ट में? नॉर्मल वैल्यू के रिस्पेक्ट में। तो टर्म है उसी को बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। ठीक, मोलर मास और वैल्यू, मोलर मास वैल्यू हायर या लोअर देन दैट ऑफ नॉर्मल वैल्यू आर टर्म है बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास। The abnormal molar mass may be arise due to, abnormal molar mass क्यों उत्पन्न होता है? arise क्यों होता है? इंक्रीज क्यों करता है? ड्यू टू कारण, दो कारण से। पहला होता है मोलर एसोसिएशन, बताए थे मॉलिक्यूलर एसोसिएशन और मॉलिक्यूलर डिसोसिएशन। इसके बारे में आप डिटेल पढ़े थे, वन ऑफ फैक्टर टॉपिक आपको डिटेल 3-4 क्लास हम पढ़ाए होंगे। वही लिखे मॉलिक्यूलर एसोसिएशन के कारण से एंड मॉलिक्यूलर डिसोसिएशन के कारण से। ये आपका टॉपिक इतना ही पढ़ना आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बीबीआई टॉपिक 12th के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। अगर आप कोई बच्चे पढ़े भी होंगे तो आपको आइडिया पता चल गया होगा, भाई इतना ही तो दिया, अब इसके अलावा क्या करूं? इसके अलावा ज़्यादा पढ़ना नहीं है। बोर्ड फिक्स है, इतना में से ही आएगा, बट कंपटीशन का कोई भी
लिमिटेशन नहीं है, आपका सिलेबस में से कुछ भी पूछ सकता है। ठीक, तो वही एक लिखे है, एक ऐसा संस्थान जहाँ पे आपको उम्मीद से ज्यादा संतुष्टि मिलता है कि नहीं मिलता, ईमानदारी बोलना, मिलता है कि नहीं मिलता, पक्का। आपको सिलेबस में बोला था फिजिकल इनऑर्गेनिक खत्म तो खत्म, आपको ऑर्गेनिक अब स्टार्ट होगा। तो मैंने सोचा बीच में एक बार प्रीवियस ईयर VVR टॉपिक को एक बार रिपीट कर दे, ताकि जो अच्छे बच्चे होंगे जो भूल गए होंगे या कुछ कम पढ़ता हुआ कहीं एक्टिव हो जाएगा, थोड़ा सा रिवाइजर कर लेगा तो मेमोरियाइज हो जाएगा। ठीक, एग्जाम के वक्त में आपको सभी सर आपको प्रेशर देंगे, फिजिक्स वाले अलग है, केमिस्ट्री वाले अलग है, बायोलॉजी वाले अलग है, मैथ वाले अलग है, इंग्लिश वाले अलग है, क्या क्या करोगे उस वक्त तिल मिला जाएगा बच्चा। मैंने अपना प्लानिंग प्री प्लानिंग करता हूँ पहले, आप पहले बना कर रख दो, लास्ट में आप रिवाइज करो, टेस्ट करो, रिवाइज करो, टेस्ट दो, रिवाइज करो, टेस्ट दो, रिवाइज करो, टेस्ट दो, बढ़िया तैयारी भी हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा, आप भी खुश, गुरुजी भी खुश, माँ बाप भी खुश, सब सर समाज भी खुश। नहीं समझ रहा बात, सबको लेकर चलना पड़ेगा। ठीक, एक बात हम लिखे, बहुत सारे बच्चा बहाना बनाते, सर मेरा तो 10वां में हिंदी मीडियम था, बड़ा दिक्कत होता है हिंदी मीडियम, कुछ दिक्कत नहीं होता। आप बिहार बोर्ड हो तो आप हिंदी इंग्लिश दोनों मिला के भी लिख सकते हैं। आपको जो पूछ रहा है उसका जवाब सटीक देना है, इन की बात बनाना है। इंग्लिश से कोई मतलब नहीं, आपको आ रहा है, अगर हिंदी में आ रहा है तो हिंदी इंग्लिश मिला के भी लिख सकते हो। बिहार बोर्ड में CBSE वाले बच्चे को लैंग्वेज प्रॉब्लम होगा नहीं, बट ये दिक्कत होगा बिहार बोर्ड वाले बच्चे को। तो एक लाइन लिखे, देखिए बिहार बोर्ड वाले बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगा। बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को केमिस्ट्री सीखने के लिए इंग्लिश को नहीं बनने देंगे बाधक। सही बात है, आपको इंग्लिश से क्या मतलब है, आपको इंग्लिश से क्या मतलब है, आप कॉन्सेप्ट लीजिए ना, ब्रेन में सेट कीजिए, अपना माइंड में सेट करके अपना भाषा में लिख दीजिए। ठीक, इसमें क्या हमको इंग्लिश नहीं आ रहा है बहाना होता है, इंग्लिश नहीं आ रहा हमसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, कुछ नहीं। आप कोशिश तो करो, कोशिश करने वाले का हार होता है। इसीलिए आपका ये टॉपिक आज यहीं पे कंप्लीट हो गया और आप लोग घर पे अभ्यास कीजिएगा। ओके, ऑल दी बेस्ट वाला, धन्यवाद।